हैं, इसीलिए 21 जून और 18 जून दोनों ही डेट सही हैं, दोनों ही दिन माना जाता है। हल्दी घाटी नामक स्थान पर दोनों सेनाएं आमने सामने आ चुकी थी। ठीक है, तो इधर इस तरफ ऊंचाई की तरफ, यानी कि इस तरफ ऊंचाई की तरफ यहां पर राजपूत सेना और यहां पर मुगल सेना, यहां पर मुगल सेना आमने सामने दोनों 18 जून 1576 को दोनों आमने सामने होते हैं। इस सेना का नेतृत्व कौन करता है? मानसिंह। ठीक है, नेतृत्व कौन करता है? मानसिंह। यहां पर मानसिंह, और इस सेना का नेतृत्व कौन करता है? हकीम खां सूरी। जब सुबह प्रातःकाल दोनों सेनाएं आमने सामने होती हैं, उस समय जो प्रथम वार होता है, प्रथम वार में राजपूत हैं, यह मुगल सेना को इत्र बित्र कर देते हैं और मुगल सेना के जो सैनिक होते हैं वह चारों तरफ भागना शुरू हो जाते हैं, यानी कि मैदान छोड़कर भागने लगते हैं, मैदान छोड़कर भागने लगते हैं। जब राजपूत सेना और दोनों आमने सामने हुए तो राजपूत सेना ने इतना जबरदस्त प्रहार किया, इतना जबरदस्त वार किया कि जो मुगल सैनिक हैं वह मैदान छोड़कर चारों तरफ जंगलों में भागना शुरू हो गई। और वो जंगलों में भागना शुरू हो गए, तभी यहां एक जो सेना प्रभारी था उसका नाम था मिहत्तर खां। क्या नाम था? मिहत्तर खां। मिहत्तर खां सेना के अंदर झूठी अफवाह फैला जाता है कि स्वयं बादशाह अकबर विशाल सेना लेकर आ रहा है। कौन आ रहा है? बादशाह विशाल सेना लेकर आ रहा है। तो ये मैदान छोड़कर भागे हुए मुगल पुनः एकत्रित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? एकत्रित। और एकत्रित होकर पुनः ये एकत्रित होकर मैदान में लड़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, देखो 18 जून या 21 जून डेट दोनों सेम है। प्रातः है, सुबह है, मुगल सेना और राजपूत सेना दोनों आमने सामने हल्दी घाटी नामक स्थान पर लड़ना प्रारंभ हुई। मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है? मानसिंह। मुगल सेना का नेतृत्व कौन कर रहा है भाई? मानसिंह। और राजपूत सेना का कौन कर रहा है? प्रताप की सेना का कौन कर रहा है? हकीम खां सूरी। ठीक है, और प्रथम वार, यानी कि जो प्रथम वार हुआ है वह उस वार में मुगल सैनिक मैदान छोड़कर अपनी जान बचाकर चारों तरफ जंगलों में भागना शुरू कर दिया है। स्वयं बदायूनी है, जो एक क्या है? इतिहासकार है। बदायूनी क्या है? एक इतिहासकार है। यह स्वयं इस बात का कहता है कि मुझे भी अपना जो रथ है वह छोड़कर भागना पड़ा, और कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिस प्रकार से राजपूतों ने आक्रमण किया, तो अपनी जान बचाने के लिए बदायूनी है यह स्वयं भागा है। और इस इतिहासकार ने हल्दी घाटी का युद्ध है वह से विस्तार पूर्वक देखा है, अपनी आंखों से देखा है, उसी का वर्णन करता है। तो बदायूनी स्वयं कहता है कि मैं भी अपनी रथ छोड़कर मुझे भी अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इतना जबरदस्त वार किया किन्होंने? राजपूतों ने। जब सेना भाग रही थी, कौन? सेना, जो मुगल सेना है अपनी मैदान छोड़कर भाग रही थी, तभी मिहत्तर खां नामक एक सेना प्रभारी होता है और वह झूठी अफवाह फैला देता है कि कौन आ रहा है? अकबर स्वयं आ रहा है। कौन आ रहा है? अकबर स्वयं। और किसके साथ? विशाल सेना के साथ।
यानी कि अकबर स्वयं आ रहा है विशाल सेना के साथ। जैसा ही यह सुनते हैं तो इनमें पुनः क्या आ जाता है, जोश आ जाता है और इनका हौसला अफजाई होते हैं। मुगल पुनः एकत्रित होते हैं, मुगल सेना पुनः एकत्रित होकर मैदान में लड़ना शुरू कर देती है। पहला जो वार क्या है, इस वार में जो राजपूत थे यह ऊंचाई वाले भाग में थे, जंगल में थे, पहाड़ी के ऊपर से वार किया था। अब जो युद्ध चलेगा, अब जो युद्ध है, इस युद्ध में बनास नदी के मैदान में आकर शुरू हो जाता है। यानी कि वहां हल्दी घाटी के स्थान पर कौन सी नदी बहती है, बनास नदी। बनास नदी का मैदान, इस मैदान को क्या कहते हैं, रक्तताल। अब रक्तताल के मैदान के अंदर आगे हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो मुगल हैं, मुगल सैनिक हैं, वह क्या मैदान में लड़ने में निपुण हैं, अच्छे माने जाते हैं। इसीलिए आपके बाद अब जो युद्ध हो रहा है वो युद्ध कहां हो रहा है, मैदान में हो रहा है। तो इस युद्ध में 4 हाथियों का प्रयोग किया गया है। कितने हाथियों का, 4 हाथियों का। अब महाराणा प्रताप की जो नजर है, महाराणा प्रताप की नजर महाराणा की नजर किस पर पड़ती है, मानसिंह पर। किस पर पड़ती है, मानसिंह पर। तो ये सीधा सेना को चीरता हुआ मानसिंह के पास पहुंचता है और अपने घोड़े किसको, चेतक को, चेतक को संकेत करता है। चेतक जिस हाथी पर मानसिंह बैठा था उस हाथी का नाम था मर्दाना। और चेतक जैसे ही संकेत मिलता है, अपने आगे के दोनों पैर हैं वह इस हाथी के ऊपर रखता है और मानसिंह अपने भाले, मानसिंह पर प्रताप अपने भाले से वार करता है। किससे, भाले से वार करता है। और वार में कौन मारा जाता है, महावत मारा जाता है, महावत मारा जाता है। और जो हाथी के ऊपर जो होद लगी होती है, इस होद के जो आगे के यानी कि 2 पैर होते हैं, यानी कि छतरी, इस प्रकार से, तो इस छतरी के ये पैर हैं, ये आगे के हैं, ये टूट जाता है, जिससे हाथी अव्यवस्थित हो जाता है। मानसिंह तो बच जाता है और महावत मारा जाता है। जैसे ही हाथी की जो सूंड होती है, इस सूंड के ऊपर खंजर लगे होते हैं, ठीक है, सूंड पर क्या लगे होते हैं, खंजर। जैसे ही चेतक नीचे उतरने की कोशिश करता है हलचल के अंदर, इस खंजर से चेतक का पीछे का पैर है, पैर वो घायल हो जाता है और घायल होने पर चेतक नीचे उतरता है। इसी दौरान यहाँ पर चारों ओर से चेतक व महाराणा, इस पूरी प्रक्रिया को कौन कह देते हैं, महाराणा। चेतक, चेतक के चारों ओर मुगल सेना एकत्रित हो जाती है, यानी कि मुगल चारों ओर से महाराणा व चेतक को घेर लेते हैं। और इसी बीच यहाँ पर युद्ध कर रहा है कौन है, जाला मन्ना। जाला मन्ना की नजर जैसे ही महाराणा के ऊपर पड़ती है, वह यहां से सीधा युद्ध करते हुए, सेना को चीरते हुए महाराणा के पास आता है और महाराणा से क्या लेता है, राज चिन्ह। यानी कि बहुत विनम्र करने के बाद, विनती करने के बाद महाराणा से राज चिन्ह ले लेता है और महाराणा को सुरक्षित निकाल देता है युद्ध से बाहर। यानी कि युद्ध से बाहर, महाराणा को युद्ध से बाहर निकाल दिया जाता है। और राज चिन्ह अब किसके पास है, जालामन्ना के पास है। तो मुगल सेना एक साथ जालामन्ना के ऊपर आक्रमण करती है और जालामन्ना इनसे लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाता है। ठीक है, जालामन्ना वीरगति को प्राप्त हो जाता है, ये यहां से निकल जाता है। जैसे ही चेतक है ये युद्ध से बाहर निकलता है तो बलिच्चा गांव के पास, कौन सा गांव, बलिच्चा, बलिच्चा गांव के पास एक नाला है। यहां से चेतक सीधा इस नाले को पार करता है, यानी कि इतने लंबा कूदता है और आगे गिरने पर
चेतक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और यहीं पर चेतक की क्या है, बलीचा गांव में क्या है, स्मारक बना हुआ है, समाधि स्थल बना हुआ है। अब यहां पर एक वर्णन मिलता है, देखो मानसिंह की नजर, महाराणा की नजर किस पर पड़ती है, मानसिंह पर। युद्ध करते हुए सेना को चिरते मानसिंह के पास पहुंचता है, अपने घोड़े चेतक को क्या करता है, संकेत देता है। चेतक अपने दोनों पैर हाथी के ऊपर रखता है। मानसिंह जिस हाथी पर बैठा था उस हाथी का नाम क्या था, मर्दाना। और अपने भाले से किससे वार करता है, भाले से वार करता है। भाले से आगे महावत है, महावत की मृत्यु हो जाती है। और ये हौद है या ऊपर का, ये इसका एक भाग टूट जाता है। मानसिंह सुरक्षित बच जाता है। इसी हलचल के दौरान हाथी है, हाथी की जो सूंड है, इस सूंड के ऊपर खंजर लगे होते हैं जो जहरीले होते हैं। इससे मानसिंह का जो घोड़ा है चेतक, इसके पीछे के पैर पर चोट लगती है जिसके कारण घायल हो जाता है। और इतने समय में ही मुगल सेना है वह चेतक मानसिंह को चारों ओर से घेर लेती है। जब यह दृश्य जालामना देखता है तो जालामना सेना को चीरते हुए सीधा महाराणा के पास आता है और महाराणा से राज चिन्ह, बहुत विनती के बाद राज चिन्ह ले लेता है। और चेतक और महाराणा प्रताप को युद्ध से बाहर सुरक्षित बाहर निकाल देता है। जालामन्ना के ऊपर राजपूत सेना ने, मुगल सेना ने एक साथ आक्रमण किया और लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई। अब यहां से जैसे ही महाराणा को चेतक लेकर जा रहा है तो बलीचा गांव के पास एक नाला आता है, ठीक है, पानी का। और यहां से चेतक इसको पार करता है और जब छलांग लगाता है तो छलांग लगाने के बाद में चेतक की मृत्यु हो जाती है। तो चेतक का स्मारक है वो कहाँ बना हुआ है, बलीचा गांव में ही बना हुआ है। अब देखो आगे, चेतक की मृत्यु होती है। चेतक की मृत्यु के उपरांत महाराणा निस्वार्थ आंसू बहाते हैं और आंसू बहाने के बाद वह उसको चेतक अपने गोद में लिए हुए आंसू बहा रहे होते हैं। उसी समय की एक कहानी प्रचलित है। कहते हैं कि जो महाराणा का भाई था छोटा, महाराणा का भाई शक्ति सिंह, शक्ति सिंह यहाँ पर पहुंचता है और महाराणा से क्षमा मांगता है, अपनी गलती स्वीकार करता है और महाराणा उसे क्षमा कर देते हैं और अपने गले लगा देते हैं। और शक्ति सिंह महाराणा को अपना घोड़ा देता है, ठीक है, और वह घोड़ा लेकर महाराणा वहां से चले जाते हैं। यह कहानी एक तथ्य बताया जाता है कि जब चेतक नाला पार, जब चेतक युद्ध भूमि से बाहर निकला था महाराणा को लेकर, तभी मुगलों को पता चल जाता है और मुगल कुछ सैनिक महाराणा के पीछे भेजते हैं। तो शक्ति सिंह इनको देख लेता है और शक्ति सिंह भी इनका पीछा करते हुए इनके पीछे पीछे आता है। जैसे ही नाले पर आते हैं तो सारे के सारे मुगल जो सैनिक होते हैं वो सैनिक कहते हैं कि अब आगे जाने का रास्ता नहीं है और अब यहाँ से चेतक कहाँ जाएगा और अब महाराणा क्या हो जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा या फिर इसे मृत्यु दंड दे देंगे। और जब चेतक यहाँ से पीछे होकर, यानी कि 100 मीटर पीछे होकर, और जब छलांग लगाता है और नाला पार कर देता है तो वहां सारे के सारे जो मुगल सैनिक है वो अचंभित हो जाते हैं और वापस कहाँ, हल्दी घाटी के मैदान में लौट जाते हैं। शक्ति सिंह है वो यहाँ पर जब मृत्यु होती है और महाराणा जब अपने दुख जाहिर कर रहा होता है चेतक के लिए, तभी महाराणा का भाई शक्ति सिंह आता है और वहां उससे अपनी गलतियों की माफी मांगता है। और माफी मांगने के बाद महाराणा शक्ति सिंह को गले लगाता है और गले लगाने के बाद शक्ति सिंह अपना घोड़ा देता है चेतक, उसको लेकर वो गोगुंडा की ओर आगे चले जाते हैं, पहाड़ियों में आगे चले जाते हैं। अब जैसे ही जालामना वीरगति को प्राप्त हुआ, कौन है, जालामना जैसे ही वीरगति को प्राप्त हुआ तो जैसे ही देखा कि महाराणा मारा गया, लेकिन जैसे ही पलटकर देखते हैं जो जालामना पाता है तो फिर युद्ध एकदम से विराम चिन्ह की ओर चला जाता है। और
जो गोगुंदा का क्षेत्र है या इस क्षेत्र के ऊपर किसका अधिकार हो जाता है, मुगलों का अधिकार हो जाता है। और जैसे ही इस पर यहां पर मुगल रहना शुरू होते हैं तो इस क्षेत्र पर चारों ओर से आने वाले जितने भी रास्ते हैं उन रास्तों के ऊपर महाराणा क्या कर देता है, सैनिकों की चौकसी कर देता है। ठीक है, सारे के सारे यानी कि यहां आने वाले जितने भी मार्ग हैं उन मार्गों को महाराणा बंद करा देता है। अब मुगलों के पास जितनी भी रसद सामग्री आती है बाहर से वो सारी के सारी रसद सामग्री बंद हो जाती है और यह लूटकर उस रसद सामग्री को जो राजपूत सैनिक ले जाते हैं। अब यहाँ पर जो गोगुंदा में जो मुगल हैं उन मुगलों की सैनिकों की हालत है वह बंदी जेल की तरह हो गई और भूख मरने के कारण कहते हैं कि अपने स्वयं के जो घोड़े और हाथी हैं उनको काट काट कर खाना शुरू कर देते हैं, अपने घोड़े और ऊंटों को काट काट कर खाना शुरू कर देते हैं और चोरी छिपके यहां से दिल्ली की ओर पहुंचते हैं, यहां से बाहर निकलते हैं। इस युद्ध के बाद अकबर आसफ खान, मानसिंह दोनों की ड्यूटी बंद कर देता है और इन दोनों के ऊपर नाराजगी जताता है और इन दोनों को दरबार में आने पर प्रतिबंध लगा देता है। इस युद्ध के बाद अकबर ना तो महाराणा को जिंदा या मुर्दा बंदी बना सका, ना इस युद्ध के बाद गोगुंदा पर मुगलों का अधिकार हो सका। इस क्षेत्र के ऊपर अब जंगलों से महाराणा ने कौन सा छापामार युद्ध पद्धति से मुगलों को छकाना शुरू कर दिया और मुगल धीरे धीरे यहां से निकलना प्रारंभ हो गई। अब इससे आगे यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध का परिणाम ना तो मुगलों के अधीन रहा और ना ही राणा प्रताप के। यह दो महाशक्तियों के मध्य युद्ध था, यानी कि एक तो अकबर जो महान पूरे भारत का सम्राट था और दूसरा महाराणा प्रताप जो अधीनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने अनेक अभियान भेजे, यानी कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। इसके बाद अकबर ने अनेक अभियान भेजे। 3 बार आसफ खां आया, 3 बार शाहबाज खां। जब हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो गया, हल्दी घाटी के युद्ध के बाद अकबर ने अनेक सैनिक अभियान भेजे जो मेवाड़ के ऊपर आक्रमण के लिए। उसमें 3 बार आता है शाहबाज खान। शाहबाज खान 3 बार आता है, 1577, 78 और 80। अब याद रखना कि यहाँ पर कुछ बुकों में 79 भी दे रखा है, आपकी जो कक्षा 10 की बुक है, हाँ, तो उसमें 77 व 78 और 79 दोनों ही डेट दे रखे हैं। ये दोनों ही डेट हैं, तो ये दोनों ही सही है, 78 या 79 दोनों ही दे रखे हैं। तो 3 बार कौन आता है? शाहबाज खान 3 बार आक्रमण करता है, कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्र पर अधिकार कर लेता है। कुंभलगढ़ का जो आसपास का क्षेत्र है इस क्षेत्र के ऊपर अधिकार कर लेता है। अब 3 बार ये आने पर 3 बार आक्रमण करता है। तीनों बार में इसको कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है। तो विशेष सफलता नहीं मिलने पर 1580 में विशेष सेना के साथ किसके साथ है? विशेष सेना के साथ अब्दुल रहीम खान आता है। अब्दुल रहीम खाना विशेष सेना लेकर ये आता है। इसी दौरान यह अपना परिवार भी साथ लेकर आता है। परिवार को शेरपुर में छोड़कर आता है। शेरपुर में क्या है?
अब्दुल रहीम का परिवार। अब अमर सिंह को जैसे ही पता चलता है तो शेरपुर में इस परिवार को बंदी कौन बना लेता है? अमर सिंह। कौन है भाई अमर सिंह? अमर सिंह महाराणा प्रताप का पुत्र है। जब 1580 में अब्दुल रहीम खान खाना अभियान में आता है तो अपने परिवार को साथ लेकर आता है, शेरपुर में परिवार को छोड़ता है। अमर सिंह को जब सूचना मिलती है तो अमर सिंह इस पूरे परिवार को बंदी बना लेता है। जब इस पूरी घटना का विवरण महाराणा को पता चलता है तो महाराणा है यह अमर सिंह से नाराज होता है और इसे आदेश देता है कि इस परिवार को जिस प्रकार से परिवार को आप लेकर आए हो उसी प्रकार से परिवार को सह सम्मान वापस लौटा कर आओ। तो शेरपुर में अमर सिंह महाराणा के आदेश के अनुसार वापस लौटाता है। इसका प्रभाव अब्दुल रहीम पर पड़ता है तो यह इस विशेष योजना में या विशेष क्षेत्र पर कोई भी अपनी भूमिका नहीं निभाता है और असफल होकर वापस लौट जाता है। तो यहाँ पर हमें महाराणा का एक और परिचय मिलता है कि महाराणा महान थे कि युद्ध अपनी शक्ति के आधार पर जीतना चाहते थे, किसी को बंदी बनाकर युद्ध नहीं जीतना चाहते थे। इसका विवरण हमें इससे मिलता है कि महाराणा कितने महान थे। 1582 में, ठीक है, 1582 में अमर सिंह कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर आक्रमण करता है। कहां पर करता है? कुंभलगढ़ के आसपास के क्षेत्रों पर, जो मुगलों का मुख्य थाना था। यानी कि मुगलों का मुख्य थाना कौन सा था? ये कुंभलगढ़ी। यहां पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद में दिवेर की जो घाटी होती है, कौन सी? दिवेर की घाटी। इस दिवेर की संपूर्ण घाटी के ऊपर महाराणा का अधिकार हो जाता है, इसीलिए इस युद्ध को दिवेर का युद्ध भी कहते हैं। अब दिवेर के युद्ध के बाद महाराणा का दिवेर के क्षेत्र के ऊपर अधिकार हो जाता है। चौरासी में आमेर के शासक बारमल का छोटा पुत्र जगन्नाथ कछवा, जगन्नाथ कछवा को भेजता है। यह भी आकर असफल होकर वापस लौटता है। इसे भी कोई विशेष सफलता नहीं मिलती है और मांडलगढ़ में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, किसकी? जगन्नाथ की कहां मृत्यु होती है? मांडलगढ़ में मृत्यु हो जाती है, यानी कि इसकी मृत्यु मांडलगढ़ में हो जाती है। ये अकबर की तरफ से आमेर के शासक बारमल के पुत्र जगन्नाथ कछवा को भेजा गया था, जिसको कोई विशेष सफलता नहीं मिली और मांडलगढ़ में उसकी मृत्यु हो जाती है। 1585 से 1597 तक। अब 1585 से लेकर 1597 तक महाराणा आसपास के क्षेत्रों के ऊपर पुनः धीरे धीरे आक्रमण करना शुरू कर देता है। 56 का क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर अधिकार करता है। चावंड को अपनी राजधानी बनाता है। किसको? चावंड को अपनी राजधानी बनाता है। और 1597 तक, कब तक है? 1597 तक
मांडलगढ़ व चित्तौड़गढ़ को छोड़कर मांडलगढ़ व चित्तौड़गढ़ को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्र पर महाराणा प्रताप अपना अधिकार कर लेता है। 19 जनवरी 1597 को महाराणा की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है कहां? चावंड में। ठीक है, महाराणा की मृत्यु चावंड में हो जाती है। कारण बताया जाता है कि धनुष के ऊपर जब प्रत्याशा चढ़ा रहे थे उसी समय इनको चोट लगती है। उस चोट के कारण कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। कहां होती है? चावंड में इनकी मृत्यु होती है। तो ये था अपना महाराणा प्रताप, यानी कि 1584 में आमेर के शासक बारमल का पुत्र है जगन्नाथ कछुआ, उसको अंतिम अभियान के लिए अकबर भेजता है। यह आता कोई विशेष सफलता इसे मिलती नहीं है। मांडलगढ़ में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1585 में अकबर अपनी राजधानी लाहौर ले गया और पश्चिमी सीमा पर व्यस्त हो गया, जिसके कारण 1585 से 1597 तक महाराणा ने सबसे पहले छप्पन के क्षेत्र पर अधिकार करके चावंड अपनी राजधानी बनाया और 1597 तक मांडलगढ़ व चित्तौड़गढ़ को छोड़कर संपूर्ण क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप की चावंड में मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि धनुष पर प्रत्याशा चढ़ाते समय इनको गहरी चोट लगी और चोट के कारण कुछ दिन बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था अपना